प्रिपेयर फॉर क्लास 12 मैथमेटिक्स। जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक यही है। आज मैं किसी तरह का कोई क्लास नहीं लूँगा, कुछ पढ़ाऊँगा नहीं। आज सिर्फ मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि क्लास 12 के लिए कैसे प्रिपेयर करें, और उसमें भी स्पेशल मैथ्स के लिए। अक्सर ये देखा गया है कि क्लास 10 में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन फिर क्लास 12 में वो उल्टा हो जाता है। बहुत अच्छे मार्क्स बहुत ख़राब मार्क्स में, और इवन ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे पढ़ने वाला जिनका रिजल्ट क्लास 10 में 90+ था, वो क्लास 12 में सेकंड डिवीज़न या बहुत मुश्किल से पास होते हैं। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि रिजल्ट इस तरह से अफेक्ट करता है? तो आते उस पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बात कि प्रिपरेशन के लिए कोई फिक्स गाइडलाइन मालूम नहीं होता स्टूडेंट को, किस तरह से तैयारी किया जाए। बहुत तरह के बुक होते हैं, बहुत तरह की किताब होते हैं, बहुत तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और आजकल मोबाइल में यूट्यूब आ गया, तो यहाँ इधर से उधर से पढ़ने के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्पेस खुला हुआ अपने लिए खोल के और खुद कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ना है। इसका कारण से ही ये होता है, रिजल्ट ख़राब होता है और हम सिर्फ गिनते रह जाते हैं दिन को, और दिन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस बुक से किताब पढ़ें और कैसे पढ़ें। ठीक है, और क्या एम लेके पढ़ना है वो। ठीक है, आज मेरे सामने आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे इतना सारे बुक, अभी और भी मेरे साइड में रखा हुआ है, क्योंकि वीडियो में उतना सारा नहीं रख पाते, तो जो आया होते ही को रखें। अब पढ़ाई कैसे करना है, किन बुक्स को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कि पढ़ना क्या है। देखिए, क्लास 12 मैथ्स के लिए, क्लास 12 के बाद अगर IIT JEE करना है या इंडिया का एग्ज़ाम लिखना है, कुछ भी लिखना है, अब मैथ्स के लिए सबसे पहला जो बेसिक है वो आपके लिए है NCERT। एनी हाउ प्रैक्टिस करना ही करना है, एक दो बार नहीं, 4 से 5 बार उसको पूरा तरह से 4-5 बार कंप्लीट करके बनाना है। अगर 4-5 बार कंप्लीट करके नहीं बनाइएगा तो वो इनकम्प्लीट ही कहलाएगा, और उससे क्वेश्चन जब आएगा तो शायद नहीं बना पाए, क्योंकि NCERT में क्वेश्चंस कम होता है लेकिन उसका लेवल बहुत अच्छा होता है, इसलिए ज़रूरी है कि उसको 4-5 बार बनाया जाए। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि सिर्फ NCERT से कुछ नहीं होने वाला है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सप्लीमेंट में ऐड किया जाएगा। अब क्या ऐड किया जाएगा उस पर डिस्कस करते हैं आज। ठीक है, अब बहुत कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है जिसको दिन में पढ़ने का आदत है 12 घंटा का, 10 घंटा पढ़ने को उसको आदत है, और वो 2 साल 1 साल लगातार पढ़ सकता है। तो वो लोग बहुत से क्या करते हैं कि स्पेसिफिक बुक में जाते हैं। स्पेसिफिक बुक का मेरा कहने का मतलब है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक सिंगल बुक पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए एक अलग बुक पढ़ेंगे, कैलकुलस के लिए एक अलग बुक पढ़ेंगे। वो बुक पढ़ते हैं। हम उनको गलत नहीं बोल रहे हैं, वो अपना उनके अंदर जो इच्छा है वो उसको पूरा करने के लिए वो कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, एकदम सही है। और वैसे लोग को सलाम करना चाहिए जो इतना टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस कड़ी में हम जो बुक है वो हम दिखाते हैं। सबसे जैसे ये एस एल लोनी का बुक प्लेन ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये बुक, इसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड जितना है वो सारा दिया हुआ है। क्लास 11-12, ये 11-12 के लिए ये नहीं आता है ये बुक। ये जो बुक आता है वो टॉपिक वाइज आता है, जिसमें 11 का भी इसमें टॉपिक है, 12 का भी टॉपिक है। देख सकते हैं ये एस एल लोनी का बुक है। इसका जो पब्लिकेशन है, हम आई थिंक ये 1995 का ये बुक है। ठीक है, लेकिन ये बहुत पुराना ये बुक है। ठीक है, इस तरह से एस एल लोनी का ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें भी 11-12 नहीं है, तो आपको खुद से इसमें 12 का टॉपिक छाट के देखना पड़ेगा, उसको सिर्फ पढ़ना है, ये पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा नहीं पढ़ना, जो जो आप 12 का टॉपिक मिल रहा है वो टॉपिक छाट के पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों बुक हो गया। इसी तरह से इसका और भी अलग अलग पार्ट है, कैलकुलस के लिए अलग है, प्रोबेबिलिटी के लिए अलग है, LPP के लिए अलग है, तो ये एक बुक हो गया। तो इस तरह से अगर इस तरह से पढ़िएगा, आपको कम से कम 10 से 15 बुक पढ़ना पड़ेगा। तो इसको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये अभी वैसा टाइम नहीं है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, समय भी बहुत कम है, कोचिंग भी स्टार्ट नहीं, कॉलेज भी स्टार्ट नहीं है, तो ये पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको हम रिकमेंड कभी नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं। अब बात आता है कि किसको सप्लीमेंट में ऐड किया जाए। याद रखिए, लगभग लगभग, और अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो, या खुद पढ़ा हूँ, तो मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि NCERT के साथ जो सबसे ज़्यादा जो ऐड होता है बुक, वो है RD शर्मा। RD शर्मा को आप ऐड कर लीजिए। RD शर्मा में भी बहुत सारा एक्स्ट्रा पार्ट है, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा चीज़ इसको पढ़ना है। इसमें भी जो जो सिलेबस है वो इसको छाट छाट के ही पढ़ना है। तो जो 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 छाटने लायक हो सिलेबस मिला के उसको छाट के आप पढ़ना है। हाँ, इसमें ज़्यादा छाटना भी नहीं है, लेकिन हाँ, इसको एक तरह से इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अच्छा, RD शर्मा कैसे पढ़ना है, ये तो एक वॉल्यूम है, सेकंड वॉल्यूम रखा हुआ है, ये हम एक ही वॉल्यूम में यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसको किस तरह से पढ़ना है, सिर्फ एक वॉल्यूम में इतना क्वेश्चन है, तो कैसे पढ़ना है। तो देखिए, पढ़ने का तरीका क्या होता है, अक्सर जो पढ़ने वाले इसको पढ़ने वाला किस तरह से गलत तरीका से पढ़ते हैं।
वो एक को चैप्टर स्टार्ट किए, मान लीजिए चैप्टर ये टॉपिक स्टार्ट किए, इसमें से इसका एग्जाम्पल का 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग वाला बना लिए। स्टार्टिंग का 5 क्वेश्चन बनाए। स्टार्टिंग का जो भी क्वेश्चन होता है वो सबको मालूम है कि आसान क्वेश्चन होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होते जाता है। तो स्टार्टिंग का 5-8 क्वेश्चन बना लिए। उसके बाद नहीं बनने लगा, वो डायरेक्ट फिर कहाँ पे जंप कर गए, एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में 5 से 8 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद उसको छोड़ देंगे। मतलब स्टार्टिंग का 10 क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का भी स्टार्टिंग का 10 क्वेश्चन, एग्जाम्पल का लास्ट का क्वेश्चन और एक्सरसाइज का लास्ट का क्वेश्चन को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये सबसे बड़ा भूल है। सबसे बड़ा भूल क्यों है? क्योंकि लास्ट में ही, एक्सरसाइज का लास्ट में ही, चाहे एग्जाम्पल का लास्ट में ही टफ क्वेश्चन आता है, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए अगर आर डी शर्मा पढ़ना है तो या तो कम से कम तो ऐसा कम से कम ही करना है, या तो पूरा एग्जाम्पल बनाना है या तो पूरा एक्सरसाइज बनाना है। अगर आप पूरा एक्सरसाइज नहीं बना सकते हैं तो कम से कम तो पूरा एग्जाम्पल ज़रूर बना लीजिए, या एग्जाम्पल नहीं बनाना तो पूरा एक्सरसाइज बना लीजिए। तो आपको एक तरफ से पूरा कंप्लीट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये आर डी शर्मा पढ़ने का तरीका हुआ। ठीक है, अच्छा, उससे पहले पढ़ना भी है तो किस तरह से पढ़ना है, उसके लिए आपको सबसे पहले एक मॉडल आपको तैयार करना पड़ेगा, जो है CFP। सी क्या होता है? कंसेप्ट। पहले तो अपना कंसेप्ट बिल्ड कीजिए कि अगर हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, तो उसका कंसेप्ट क्या है। उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद तुरंत आना चाहिए फार्मूला में। अगर फार्मूला आपको नहीं मालूम है, फार्मूला अगर आपको नहीं मालूम है तो इससे क्या होगा कि फार्मूला अक्सर क्या होता है कि देख देख के सब फार्मूला देख लिया, उसको देख के बनाते जा रहे हैं। कभी याद करने की कोशिश स्पेशल बच्चे लोग नहीं करता है। क्या करता है, उसको इकट्ठा करते जा रहा है कि बाद में याद करेंगे, बाद में याद कर देंगे। और ये ऐसे करते करते वो एग्ज़ाम आ जाता है। एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम के समय आप रिवीजन करें या फार्मूला भी याद करने बैठे, लास्ट टाइम में फार्मूला भी याद नहीं होगा। इस तरह से पूरा साल का मेहनत बर्बाद हो जाता है। फार्मूला क्योंकि याद नहीं है तो फिर मैथ्स तो होगा ही नहीं, गिना चुना हुआ जो क्वेश्चन है वो होगा। तो इसलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट बनने के बाद फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए। और फार्मूला के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हर चैप्टर वाइज अपने बुक में या कॉपी में एक कॉपी अलग करके अपना फार्मूला बना लें। जैसे मेरा पढ़ने का तरीका हम अपने को दिखाते हैं। ये मेरे पास बुक है, ये ML खन्ना ऑब्जेक्टिव मैथ्स। ठीक है, पुराना, काफ़ी पुराना है। देखिए इस तरह से आप, क्योंकि पुराना बुक इसलिए हम इसको इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, बाकी बुक में तो लिखना नहीं चाहिए। इसी तरह से हम बुक में ही लिख देते हैं ताकि बुक खोलें और हमको फार्मूला सारा दिख जाए, हमको अलग से याद नहीं करना पड़े या लिखना नहीं पड़े। उसमें पेज अंदर हम डाल दिए, पेज में ही टॉपिक का नाम लिख दिए, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जितना फार्मूला, जितना कंटेंट है या जितना फार्मूला होता है वो सारा, सेट थ्योरी के बारे में जितना है वो सब सारा लिख के इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है। मैम ने कह रहे हैं किसी तरह से पढ़ना है। तो फार्मूला तो सबसे पहले याद होना चाहिए, लिखा हुआ तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि याद होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला जब याद हो जाए उसके बाद फिर प्रैक्टिस कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि फार्मूला याद होगा तभी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको फार्मूला स्टार्ट कर दी याद करना, वो जाहिर सी बात है एक बार में तो स्टार्ट हो याद पूरा याद होगा नहीं। हल्का फुल्का जो भी याद होता है उसको याद करके फिर प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस के दौरान खुद सोचिए कि उसी दौरान याद करने की भी कोशिश कीजिए, ताकि प्रैक्टिस भी होते जाए, फार्मूला याद भी होते जाए। तो ये चीज़ लेके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आप फार्मूला के लिए अलग से नोट्स बना लीजिए, कॉपी बना लिए, जैसे जो करना है। अभी क्योंकि लॉकडाउन है तो खैर शायद हमको नहीं लगता है कि ये बुक मिलेगा कहीं, नहीं तो अगर ये कहीं अगर मिल जाता है, मैथमेटिक्स हैंडबुक एलन का, जिसमें 11 क्लास 11 12 का जितना चैप्टर है देख सकते हैं। लोगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, आइडेंटिटीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, सर्कल, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये इधर क्लास 12 का है मैक्सिमम इनका। मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, सारा का इसमें फार्मूला दिया हुआ है। तो ये बुक अभी शायद नहीं मिलेगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है ये बुक होगा तो, क्योंकि हम खुद ये बुक मेरा लिए हुए हमको लगता है 3-4 महीना ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो इसके बिना काम नहीं चलेगा ऐसा भी नहीं है। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आप लोग खुद से पढ़ते जाइए, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके लिए एक अलग से कॉपी रखिए। उस कॉपी पे चैप्टर का नाम लिखने के बाद उसमें क्या है कि उसका फार्मूला जो जो आपको मिलते जाता है, जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है फार्मूला, वो लिख लीजिए। ये फार्मूला आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको मेरे हिसाब से जो आपको तैयार करना चाहिए वो तैयार करना चाहिए एनसीईआरटी सबसे पहले। और एनसीईआरटी के साथ आप लोगों को तैयार करना चाहिए आर डी शर्मा को। एनसीईआरटी और आर डी शर्मा का कॉम्बिनेशन ये 100% मार्क्स सिक्योर कर सकता है। और याद विश्वास कीजिए, अगर आप एनसीईआरटी और आर डी शर्मा को अच्छे से कर लेते, बहुत अच्छे से कर लेते, तो 100%, 100 नंबर मार्क्स मैथ्स में कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। हाँ, लेकिन पढ़ना भी पड़ेगा उस तरह से। ठीक है, अब पढ़ने का तरीका क्या होता है। ठीक है, आपको चैप्टर स्टार्ट किए, स्टार्टिंग में क्वेश्चन सबसे नहीं बनता, किसी से नहीं बनता है।
इवन जो हम लोग पढ़ा रहे, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उन लोग से भी नहीं बनता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि वो जो बन रहा है कम से कम उसको बनाया जाए, चाहे वो एग्जाम्पल कहो चाहे एक्सरसाइज का, जिसको भी स्टार्ट किए, जो बन रहा है उसको बनाते जाए। जो नहीं बन रहा है, एकदम नहीं बन रहा है, उसको ज़रूर मार्क कर लें, उसको आप टिक कर लें। जैसे ये क्वेश्चन अगर मेरे से नहीं बन रहा है तो इसको हम टिक कर लेंगे, या कुछ अपना जो सिंबल है जो हमको याद रहेगा कि इस सिंबल का मतलब, सर्कल का मतलब है कि ये नहीं बना, वो याद रहना चाहिए। और जो नहीं बन रहा उसको छोड़ते जाए। एक बार बना लिए, सारा कंप्लीट कर लिए, जो बन गया पूरा इस एक्सरसाइज में उसको बना के हम लोग छोड़ दिए। ठीक है, अब सेकंड राउंड में आएंगे। सेकंड राउंड में सबको नहीं बनाना है, जो नहीं बना है, क्योंकि मान लीजिए अगर पहले स्टार्टिंग में मेरे पास 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में मान लीजिए मेरा 10 ही क्वेश्चन बना है, 40 क्वेश्चन नहीं बना है, तो अब सेकंड राउंड में जब आएंगे तो हमको 50 क्वेश्चन तो नहीं बनाना पड़ेगा, 40 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। और एकदम ये एकदम फिक्स समझिए कि सेकंड राउंड में जब आइएगा तो 40 में से कम आधा तो बन जाएगा, वो एकदम बन जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस करने से वो क्या होता है, हैबिट जब आ जाता है तो नहीं बनने वाला भी क्वेश्चन बनने लगता है। तो फिर आपके पास 10-20 क्वेश्चन सेकंड राउंड में कम हो जाएगा, और थर्ड राउंड में इसी तरह से सारा क्वेश्चन जो नहीं बनने वाला था वो भी बन जाएगा। तो उसके लिए आपको टिक करना पड़ेगा। ये टिक करने का फ़ायदा क्या होगा कि जब लास्ट एग्जाम का समय रहेगा, क्योंकि आर डी शर्मा का एग्जाम जब एक्सरसाइज रिवाइज करना है हमको, दोनों दोनों वॉल्यूम रिवाइज करना है। आर डी शर्मा अगर रिवाइज कर रहे हैं, चाहे एनसीईआरटी में भी कम क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन नहीं है, एक्सरसाइज भी करना है आपको, एग्जाम्पल भी करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट मिसलेनियस को एनसीईआरटी में छोड़ ही नहीं सकते। तो कम क्वेश्चन तो उसमें भी नहीं। तो अब ज़्यादातर गैप कैसा होता है, 1 या 2 दिन का गैप होता है। अगर नसीब से 6-7 दिन का गैप मिल गया तो बढ़िया है, लेकिन 6-7 दिन अगर देखा जाए तो आर डी शर्मा 6-7 दिन में भी रिवाइज नहीं होगा। आर डी शर्मा की बात कर रहे हैं, तो उस समय क्या काम आएगा, ये आपका टिक किया हुआ, बस आपको टिक किया वो क्वेश्चन ही बनाना है। क्योंकि जिसको टिक नहीं किए, इसका मतलब उसको स्टार्टिंग में ही बना लिया है। स्टार्टिंग में जो चीज़ बन जाता है वो हमेशा बनेगा, वो कभी भी आपसे ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसा कंडीशन है जिसके कारण ना हो, ठीक है, तो उस वो आपको टिक करके रखना है। वो टिक करके रख लिया, उसके बाद ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा एग्जाम के लास्ट में, पूरा आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा एग्जाम में, और अच्छे से एग्जाम जाएगा। ठीक। अब इसके बाद आता है कि अगर आर डी शर्मा नहीं करे तब एनसीईआरटी, तब उसके बाद किसको ऐड करना है, तो उसके लिए अब आगे बताते हैं। अब बहुत को आर डी शर्मा पढ़ने का मन नहीं होता है कि आर डी शर्मा नहीं है, हमको आर डी शर्मा नहीं पढ़ना है, आर डी शर्मा की जगह पे दूसरा कोई बुक पढ़ना है। वो लोग भी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी क्या बनाना पड़ेगा, अगर 90% 90 प्लस आपको मार्क्स लाना है तो याद रखिए, एनसीईआरटी या पास्ट ईयर पेपर, दो चीज़ को आपको फिक्स करके चलिए। एनसीईआरटी और जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है, पास्ट ईयर क्वेश्चन कम से कम 7-8 साल का क्वेश्चन होना चाहिए आपके पास। क्वेश्चन बैंक लास्ट में मार्केट में मिलता है, वो लास्ट में मिलता है, तो उसको लास्ट में ऐसा नहीं कि फरवरी में जनवरी में वो क्वेश्चन बैंक आएगा तो फरवरी में खरीदें, तो फरवरी में खरीदिएगा तो प्रैक्टिस कब कीजिएगा। ठीक है, तो वो उसके इंतजार में नहीं रहना। अभी भी मार्केट में आप मार्केट में आपको मिल जाएगा पिछले साल का क्वेश्चन बैंक, उसी क्वेश्चन बैंक को खरीदिए, वो तो बदलता नहीं ना है। पिछले साल 2015 में जो क्वेश्चन पूछेगा उसको जो प्रिंट पिछले साल हुआ होगा, इस साल जो प्रिंट होगा तो अलग तो होगा नहीं, वो तो फिक्स है। तो उसको खरीद लीजिए क्वेश्चन बैंक को, ठीक है। और पिछले साल मतलब इस साल जो एग्जाम हुआ, 2020 में जो एग्जाम हुआ, आपको जो सीनियर है आपके, चाहे हम तो ग्रुप में शायद डाल भी चुके हैं, वो जो आपका वो जो इस साल जो क्वेश्चन पूछा वो उन दोनों को ऐड कर दीजिए। 2000 स्टार्टिंग से 2000 से लेकर 2019 तक का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, और 2020 का क्वेश्चन हम फोटो डाल चुके हैं ग्रुप में। तो आपका 10 साल का क्वेश्चन है, 11 साल का क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो गया। तो एनसीईआरटी प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लीजिए, बहुत हो जाएगा। और नहीं तो नहीं, हमको अगर आपके मन में है कि हमको पूरा 100% मार्क्स चाहिए, तो एनसीईआरटी के साथ आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, आर डी शर्मा। आर डी शर्मा अगर मन नहीं है कि नहीं आर डी शर्मा हमको नहीं पढ़ना, आर डी शर्मा की जगह पे दूसरा पढ़ना है, तो फिर एग्जाम्पलर को भी पढ़ा जा सकता है। आर डी शर्मा का अगर कोई अल्टरनेटिव अभी है क्लास 12 के लिए, चाहे कोई भी बोर्ड हो, जैक हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई हो, तो उसका एकमात्र अल्टरनेटिव है एग्जाम्पलर। तो आप आर डी शर्मा की जगह पे एग्जाम्पलर लगा दीजिए। मतलब दो चीज़ आपका फिक्स है, एनसीईआरटी पढ़ना और पास्ट ईयर को सॉल्व करना। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ पास्ट ईयर को सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, पास्ट ईयर को सॉल्व करना है, मैट्रिसेस पढ़े, डिटर्मिनेंट पढ़ लिए। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद जितना 2000 से लेकर 2020 तक जितना मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट क्वेश्चन आया, सिर्फ उसको सॉल्व करना है खुद से, सबको नहीं सॉल्व करना है। बस मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में देखना है कि कौन कौन मैट्रिसेस है, कौन कौन डिटर्मिनेंट में से क्वेश्चन आया, उसको सॉल्व कर लेना है। इस तरह से सॉल्व करते हैं ना, तो धीरे धीरे पास्ट ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व होते जाएगा। तो ये दोनों तो आपको करना ही करना है। अब अगर अल्टरनेटिव ऐड करना है इसमें, तो आर डी शर्मा या एग्जाम्पलर कर लिए। ज़्यादा फेमस है एनसीईआरटी के साथ आर डी शर्मा। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आर डी शर्मा एनसीईआरटी के साथ आर डी शर्मा को ऐड किया जाए, इससे आपका तैयारी बहुत अच्छा होगा। और इतना तैयारी करने के बाद 100 नंबर मार्क्स कम नहीं है। रामगढ़ कॉलेज का भले ही रिजल्ट ख़राब है, लेकिन मैथ्स में 95 90 लाने वाले भी बहुत स्टूडेंट है जो लाए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से कभी भी
मार्क्स आपका कम नहीं होगा, हमेशा मार्क्स आपका बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू।